हेलो एंड नमस्कार। मैं सुनील वर्मा आज न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ आपके साथ फिर से हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे साइंस फिक्शन फिल्म देखे होंगे जिसमें कि साइबॉग वगैरह जैसे ह्यूमन ब्रेन में चिप्स लगा दिए जाते हैं। तो क्या ये संभव है कि सिर्फ फिक्शन की कहानी थी? नहीं, ये संभव है। इस तरह का एक्सपेरिमेंट हो चुका है, इस तरह का इम्प्लांट हो चुका है। भारत में कितने स्नो लेपर्ड्स हैं, या फिर कोविड के समय में जो ऐप आया था कोविन और आरोग्य सेतु, उसने कैसे गेम चेंज किया। भारत का एयर ट्रैफिक कैसे बढ़ रहा है, या फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को भारत ने कल कैसे मात दिया। तो आइए इन सब बातों पर आज ये सारी न्यूज़ हैं जो आज के सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो सबसे पहला है टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। पहला तो है कि ईडी का जो रेड वगैरह चल रहा है उससे रिलेटेड है, तो वो उस पर एवरीडे कवर करने की ज़रूरत है नहीं। तो इससे हट के थोड़ा एक खबर है कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस चिप हैज़ बीन प्लेस्ड इन ए ह्यूमन सेल। ब्रेन कंप्यूटर, एलन मस्क को हम लोग सभी जानते हैं। आज दुनिया के वो रिचेस्ट आदमी हैं और उनकी तरह तरह की कंपनियां, टेस्ला है, स्पेस एक्स है। तो उन्होंने एक नई कंपनी बनाई है, न्यूरालिंक। इस कंपनी का काम है कि वो ब्रेन में चिप्स इम्प्लांट करने की शुरुआत कर रहे हैं। पहला प्रोडक्ट उनका जो आया उसका नाम है टेलीपैथी। और अभी उन्होंने कल अपने ट्विटर हैंडल पर ये इस बात की घोषणा भी की है कि एक ह्यूमन ब्रेन में उस चिप को इम्प्लांट किया गया है। और ये काम कैसे करेगा ये न्यूरालिंक, ये अभी उसमें हमारे जो सर के बाल हैं ना, उससे भी पतले पतले वायर्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक चिप है वो। तो ब्रेन में एक सर्टेन जगह पर इम्प्लांट कर दिया जाएगा। और वो क्या करेगा, अभी उसका लिमिटेड पर्पस है। वो करेगा कि जैसे आप दिमाग में सोच रहे हैं कि मोबाइल अभी मेरा ऑन हो जाता है या मैं इसको कॉल लगाऊंगा, वो आपको लग जाएगा। आपको हाथ पर हिलाने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, माउस को हिलाना है, वो आप दिमाग में आपने सोचा और वो एक्शन में आ जाएगा। तो ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी कदम है ये। तो अभी कहा जा रहा है कि इसका कमर्शियल यूज़ में अगर सक्सेसफुल रहा तो कमर्शियल यूज़ होने में 4-5 साल लग सकते हैं। तो इस शुरुआत में जैसे एपिलेप्सी के पेशेंट हो गए, पैरालाइज जो हैं, जैसे मान लीजिए स्टीफन हॉकिंस को हम लोग देखते थे, उस तरह के पेशेंट को, डिमेंशिया जिनको है, डिप्रेशन में जो हैं, जिनका लिम्स कट चुका है, तो ये इन लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा ये। तो ये कैसे होगा इसके बारे में अभी जस्ट एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर है, अभी बहुत सारे रिपोर्ट्स उसके बाहर नहीं आए हैं। तो ये एक आज का सबसे इम्पॉर्टेंट खबर एक है साइंस से रिलेटेड। और इसके एडिटोरियल पेज में भी, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल पेज में भी इसी पर रिलेटेड काफ़ी आर्टिकल लिखे हुए हैं कि इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका कुप्रभाव भी क्या पड़ सकता है। भाई इसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा ना, कितना सक्सेसफुल होगा, क्या होगा, इसकी अच्छाइयाँ क्या होंगी, इसकी खराबी क्या होगी, दोनों बात हो सकती है। ह्यूमन बॉडी उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा, इसका क्या क्या फर्दर स्कोप हो सकता है। घर बैठे बैठे आप क्या चीज़ सोच रहे हैं और आपका दिमाग कर रहा है, तो इसका स्कोप काफ़ी है। तो इस बारे में इसमें एडिटोरियल पेज पर भी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। दूसरा जो एक थोड़ा सा ऑफबीट न्यूज़ है, झारखंड में एक जगह है छिपा दोहर, वो पलामू टाइगर रिजर्व जो है वहाँ पे पड़ता है। तो वहाँ एक रेलवे स्टेशन है। तो वहाँ पर एक टिपिकल एक बिवेयर ऑफ बीज, मधुमक्खियों से सावधान, इसका बोर्ड लगाया गया है। वहाँ जब कोई ट्रेन आती है तो वो देखती है वो बोर्ड, वहाँ पर 2 बड़े बड़े पीपल के पेड़ हैं। और वो पीपल के पेड़ जो है रेलवेज़ के नहीं है, रेलवे कहती है कि मेरी नहीं है, वो पलामू टाइगर रिजर्व का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है एक तरह से। तो उसको काट नहीं सकते, उस पर मधुमक्खियों का छत्ता बड़ा बड़ा है। तो जब कोई ट्रेन रुकती है, ये होती है, तो वहाँ मधुमक्खियों का आतंक काफ़ी रहता है। और इसीलिए उस स्टेशन पर धुआं करने की मनाही है, क्योंकि धुआं से मधुमक्खी काफ़ी विचलित हो जाते हैं और काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं, काटते हैं। तो ये एक ऑफबीट खबर है, थोड़ा सा न्यूज़ हट के है ये। बिवेयर ऑफ, ये देखिए न्यूज़ है, मधुमक्खियों से सावधान, ये खबर है इसमें। छिपा दोहर पलामू टाइगर रिजर्व में। एक है नेवी इन द थिक ऑफ इट रेस्क्यूज 2 more वेसल्स। अभी देख रहे हैं हम लोग हर दिन
कि इंडियन नेवी का प्रेजेंस बढ़ा हुआ है रेड सी में, गल्फ ऑफ एडन में। इंडियन नेवी ने अपने 10 फ्रिगेट्स और शिप्स को वहाँ डिप्लॉय किए हुए हैं। ये लोग अभी क्या है कि उन लोगों का आतंक मचा हुआ है, सूडानीज सी पायरेट्स या फिर हुतीज़ का। उधर से जो भी शिप्स आ रहे हैं, खासकर कमर्शियल व्हीकल्स, उस पर उन लोग, समुद्री डाकू जिसको हम लोग कहते हैं, वो लोग उसको हाईजैक कर रहे हैं, उस पर ड्रोन्स अटैक हो रहा है। तो इंडियन नेवी उसको रेस्क्यू कर रही है। इस जनवरी के महीने में 5-6 इस तरह का रेस्क्यू मिशन इंडियन नेवी ने कर दिया, और पिछले 2-3 दिनों में ये तीसरा रेस्क्यू मिशन है। कल जो रेस्क्यू मिशन हुआ है, एक ईरानियन फ्लैग लेकर एक शिप जा रही थी, तो उसका एक SOS आया, उसको सूडानीज जो सी पायरेट्स थे उन लोगों ने हाईजैक कर लिया था। तो इंडियन नेवी की जो INS सुमित्रा वहाँ पर तैनात थी उस एरिया में, वो इमीडिएटली वहाँ रश की और वहाँ पर बचाया उन लोगों को। लेकिन इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है जानते हैं? कि वो शिप के 19 क्रू मेंबर पाकिस्तानी थे। अब इसमें बात ये होने लगी कि क्या दुश्मन देश के नागरिकों को इस तरह से भारतीय शिप्स को बचाना चाहिए? भाई क्यों नहीं बचाना चाहिए? लड़ाई अपनी जगह है, दुश्मनी अपनी जगह है, ह्यूमैनिटी अपनी जगह है। उन क्रू मेंबर्स का क्या काम था? वो तो बेचारे शिप लेकर आ रहे थे, तो उनसे तो हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। तो ये भारत का एक बहुत अच्छा कदम था, कदम है भी, अभी ऑलरेडी चल रहा है पेट्रोलिंग, वहाँ बहुत सारी पेट्रोलिंग हो रही है। उसके बाद खबर आई कि एक दूसरे शिप को भी बचाया भारतीय शिप ने। तो भारत की काफ़ी सराहना हो रही है, और इंडियन नेवी इसी के बहाने एक तरह से समझिए रेस्क्यू मिशन में अपना नेवल प्रेजेंस फील करा रहा है अरेबियन ओशन में, इंडियन ओशन में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है भारत के लिए। एक टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि इंडिया हैज 718 स्नो लेपर्ड्स, जिसको कि हम लोग हिमालयी तेंदुआ कहते हैं, हिम तेंदुआ कहा जाता है, जिसको कि घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो नज़र बहुत कम आते हैं। वो हिमालय में या दूसरे काफ़ी ठंडे जगहों में रहते हैं, ग्रे वाइट कलर का होता है, वो दिखाई बहुत कम पड़ता है वो। तो भारत में 718, पूरे दुनिया में इसकी आबादी एक तरह से मानी जा रही है कि ये 4,500 से 6,000 के बीच में इस तरह के तेंदुए बचे हैं, जिसको स्नो लेपर्ड कहा जाता है। उसमें भारत में 718 करीब है। तो ये एक अच्छी खबर है। और भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा लद्दाख में है। इस 718 में से 400 के आसपास लद्दाख में है, कुछ अरुणाचल प्रदेश में है, कुछ सिक्किम में है, कुछ हिमाचल में है, कुछ उत्तराखंड में है, कुछ जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये इसको कैसे प्रिजर्व किया जाए, कैसे इनकी संख्या को आगे बढ़ाया जाए, तो इस बारे में विचार हो रहा है। और ये एक अच्छी खबर। देखिए, इस तरह का चीज़ को जब कोई भी एक्सटिंक्ट होने लगता है ना, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। क्लाइमेटिक चेंज होता है, उसका जो शिकार है वो शिकार कम हो जाता है। शिकार करने का मतलब कि उनके खाने पीने की चीज़ जो है वो उस एरिया में नहीं मिलती है। तो अब स्नो लेपर्ड है, उनका जो भोजन है खासकर, तो उस एरिया में कैसे उसको बढ़ावा दिया जाए, तो इन सब बातों पर चर्चा हो रही है। और ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। घोस्ट ऑफ द माउंटेन, होली ट्रायंगल कैन पावर यूपीज $1 ट्रिलियन ड्रीम। अभी कुछ दिन पहले हमने बताया था कि कैसे अयोध्या में ये प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, अयोध्या में राम मंदिर जो स्थापित हुआ, तो उसके चलते वहाँ की इकॉनमी कैसे चेंज हो गई। तो अभी देखिए खबर आई है कि जो ट्रायंगल है, पिलग्रिमेज ट्रायंगल, होली ट्रायंगल, अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज, ये यूपी में 3 इम्पॉर्टेंट होली प्लेसेस हैं। तो इसके चलते वहाँ की इकॉनमी को कैसे बूस्ट मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अयोध्या तो हम लोग जान ही रहे हैं कैसे है। वाराणसी में काशी का भी रेनोवेशन किया गया, काशी मंदिर का, विश्वनाथ मंदिर जो है, तो वहाँ भी ट्रैफिक इनफ्लो काफ़ी बढ़ा है, टूरिस्ट इनफ्लो। अब प्रयागराज में क्या कुंभ मेला वगैरह जब होता है उस समय तो बेइंतहा वहाँ टूरिस्ट लोग आते हैं। तो पिछले साल वहाँ 15 करोड़ विजिटर आए हैं, टूरिस्ट। समझ लीजिए भारत की आबादी कितनी है, 140 करोड़ के आसपास। 15 करोड़ माने करीब करीब 10% से भी ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ आए। ऑफकोर्स इसमें सभी भारतीय नहीं होंगे, लेकिन फिर भी 10% टूरिस्ट वहाँ आए। अब जहाँ इतने
टूरिस्ट आ रहे हैं तो उससे इकॉनमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल जैसे है वाराणसी में, जानते हैं जिस समय खास जो रिलीजियस सेरेमनी होती है, जैसे मान लीजिए ये शिव का जो ये होता है, कोई भी इम्पोर्टेंट ये महाशिवरात्रि हुआ, तो उस समय वहाँ का होटल रेट वाराणसी का एक एक रात का 1 लाख रुपया हो जाता है। तो ये तीनों जगह मिला के करीब 50 5 स्टार होटल, जिसमें ताज है, लीला है, हयात है, मैरियट है, सभी ने वहाँ एप्लीकेशन दिया हुआ है होटल्स खोलने के लिए, और सभी का अप्रूवल हो गया है, खुलना है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बढ़ेगी, छोटे छोटे शॉप्स बढ़ेंगे, टैक्सी ड्राइवर्स, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस, उन सब का भी विकास होगा। तो अब स्विट्जरलैंड वगैरह में क्या है, वहाँ टूरिस्ट के चलते ही इकॉनमी चलती है। मालदीव जो हम लोग पढ़ रहे हैं, टूरिस्ट के चलते इकॉनमी चलती है। मॉरिशस, सेशल्स, तो ये सब टूरिस्ट, गोवा की इकॉनमी भी क्या है, बहुत ज़्यादा टूरिज्म पे चलती है। तो यहाँ भी इसके चलते ये काफ़ी डेवलपमेंट, तो यूपी का माना जा रहा है कि वहाँ करीब $1.5 ट्रिलियन इकॉनमी का जो कॉन्सेप्ट है यूपी गवर्नमेंट का, उसको बढ़ाने में ये बहुत मददगार होगा। तो ये एक अच्छी खबर है। गिव वुमेन टॉप जॉब्स, पे पैरिटी। इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है कि गवर्नमेंट ने ये एडवाइजरी जारी की है कंपनीज को कि नौकरी में औरतों और मर्दों में भेदभाव नहीं किया जाए। मेन जो है कि जब जॉब रिक्रूटमेंट के लिए आप नोटिफाई करते हैं तो उसमें इस तरह का कोई जेंडर स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मर्दों के लिए या सिर्फ औरतों के लिए। दूसरा कि पे पैरिटी, बराबर पे दीजिए लोगों को, फीमेल मेल दोनों को बराबर पे दीजिए। गवर्नमेंट ने पहले ही 26 महीने का मैटरनिटी लीव बहुत जगह सेक्टर्स में लागू करवा दिया है, तो ये भी देने की बात है। देखिए, आप अधिकतर कंपनी में जाएंगे, टॉप एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो मेल होते हैं। भाई फीमेल क्यों नहीं हो सकती है? ठीक है, अपना सिस्टम होता है प्रमोशन का, हो सकता है उतने वहाँ अभी लोग आए नहीं होंगे फीमेल जेंडर से। तो गवर्नमेंट ने इस पर एडवाइजरी जारी की है कि इन सब बातों पर आप ध्यान दीजिए कंपनीज, कि भाई टॉप एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर भी उन्हें ले जाएं, सीनियर पोजीशन पे ले जाइए, उनको लीव वगैरह की जो सुविधा है उसको दीजिए, पे पैरिटी, पे बराबर रखिए, और इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेटरी जो रिक्रूटमेंट का ऐड होता है वो मत दीजिए। तो जेंडर इक्वालिटी के लिए एक अच्छी खबर है। अच्छा, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, ये पहले आप कभी सुनते थे? ये ट्रेंड कुछ दिनों से चला है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। पहले भारत के एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हुए थे, चौधरी चरण सिंह। लेकिन जानते हैं, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में डिप्टी सीएम का कोई प्रोविज़न नहीं है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कोई प्रोविज़न नहीं है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन आज के डेट में 26 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स डिफरेंट स्टेट्स में मिलाकर है, करीब 14 स्टेट्स में है, जिसमें सबसे ज़्यादा 5 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स आंध्र प्रदेश में है, बाकी 2 बिहार हो गए, यूपी हो गए, ऐसे कर करके महाराष्ट्र हो गए। तो अब बात उठ रही है कि ये क्या सिर्फ उनको कुछ पावर भी दिया जाता है कि सिर्फ एकोमोडेट करने के लिए? तो आजकल जैसा देख रहे हैं कोलिशन पॉलिटिक्स चलता है, बहुत लोगों को अपीज करने के लिए, भाई आपका सपोर्ट चाहिए, आपके पास इतनी नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, एमएलएज हैं, तो उनमें से कुछ को बना दिया गया, अपीजमेंट पॉलिसी जिसको कहिए। तो एक तरह से ये न्यूज़पेपर लिख रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का कोई प्रोविज़न है नहीं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न नहीं भी है तो ये प्रेरोगेटिव रहता है कि कोई डिपार्टमेंट नया बन जाए, कोई मिनिस्ट्री नहीं बन जाए, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद 26 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हमारे भारत में डिफरेंट स्टेट्स में हैं। 9 days बिफोर पाक पोल्स, इमरान गेट्स 10 years जेल इन साइफर केस। इंटरनेशनल न्यूज़ में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से एक इम्पॉर्टेंट खबर है, इसको डिस्टर्बिंग न्यूज़ कहिए, जो भी कहिए। पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होना है 9 दिन बाद। वहाँ जो मेन अपोजिशन पार्टी या जो पार्टी कहिए
तहरीक इंसाफ जिसके इमरान खान जो फॉर्मर क्रिकेटर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, वो एक फ्रंट रनर हैं वहाँ के पॉलिटिक्स में, उनको वहाँ के कोर्ट ने 10 साल की सज़ा सुनाई है। वो 5 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। किस केस में? साइफर केस में। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन किया था। ये एलिगेशन है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन किया था इमरान खान ने। 2022 में जो पाकिस्तान के एनवॉय थे, एम्बेसडर थे अमेरिका में, उनका एक ऑफिशियल मैसेज को उन्होंने शायद लीक कर दिया था। हालांकि इनका कहना था कि वो प्रेस में पहले से आ गया था, हमने नहीं किया था, लेकिन कोर्ट ने सज़ा सुनाई है। कहने का मतलब कि प्रूफ हुआ है कि नहीं उनका था। अब इमरान खान पर तरह तरह के चार्जेस लगे हुए हैं। एक गिफ्ट वाला केस है कि उनको कोई भी जब हेड ऑफ स्टेट वगैरह जाते हैं बाहर तो उनको तरह तरह के गिफ्ट्स मिलते हैं। तो गिफ्ट्स उनके लिए पर्सनल बहुत कम होते हैं। अधिकतर चीज़ गिफ्ट्स लाकर यहाँ एक ऑफिशियल उसका प्रोसेस होता है, रख दिया जाता है। तो इमरान खान ने उस गिफ्ट्स को भी बेच दिया जो एलिगेशन है। वहाँ लैंड स्कैम भी हुआ है। उन्होंने अपनी वाइफ के नाम पर, बुशरा बेगम के नाम पर कितना एकड़ का ज़मीन दे दिया एक ट्रस्ट बनाकर। तो ये सब उन पर इरेगुलरिटीज़ की बातें हैं। डिफरेंट केसेस चल रहे हैं। तो अभी वो अब अगला इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं, इस कोर्ट के अगेंस्ट आगे इस सुनवाई होगी, इस डिसीजन के अगेंस्ट अपील फाइल होगा, तो प्रोसेस जो है वो होगा। लेकिन अभी का ये टॉप न्यूज़ है पाकिस्तान का। इकोनॉमिक फ्रंट पर एक न्यूज़ है कि फोन ऑर्डर्स ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स। अभी तक आप लोग एप्पल यूज़ करते होंगे फ़ोन या सैमसंग, तो सब बाहर से आता था। लेकिन पिछले 2-3 सालों में क्या हुआ है कि अधिकतर कंपनियां, जब चाइना में इकॉनमी में स्लो डाउन हुआ, तो जैसे एप्पल वगैरह भारत में अब बनाना शुरू किया, तमिलनाडु में प्लांट लगाया, बनाना शुरू किए, सैमसंग की कंपनियां लग गई हैं। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का एक्सपोर्ट होता है विदेशों में, तो उसमें फ़ोन का एक्सपोर्ट जो है ना बहुत बड़ा एक चंक ले रहा है। पेपर लिखता है कि करीब $15.5 बिलियन अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच में $15.5 बिलियन का एक्सपोर्ट फ़ोन पर किया गया है, फ़ोन का भारत से। जबकि पिछले साल 23.6 बिलियन पूरे फिजिकल ईयर में था, 2023 में, 2022-23 में। और इस साल अप्रैल से अक्टूबर तक में ऑलरेडी $15.5 बिलियन एक्सपोर्ट हो चुका है। तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट जो है उसका एक बहुत बड़ा चंक अब फ़ोन का है। भारत पहले एक्सपोर्ट क्या करता था? कपड़े, सोना चांदी, ज्वेलरीज, कोल, ये सब भारत का मेन एक्सपोर्ट था। एक्सपोर्ट में हेवी मशीनरी, भारत का एक्सपोर्ट बहुत कम होता था इंपोर्ट के मुकाबले। अब भारत डाइवर्सिफाई कर रहा है, तरह तरह की चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहा है। यहाँ से टेक्निकल नो हाउ एक्सपोर्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डिफेंस में अब एक्सपोर्ट होने लगा है। तो ये भारत के लिए डाइवर्सिफिकेशन का एक अच्छा खबर है। ये स्पोर्ट्स पेज पर एक इम्पॉर्टेंट कल की खबर थी भारत के लिए कि इंडिया राउट न्यूजीलैंड इन अंडर-19 वर्ल्ड कप। अभी अंडर-19 वर्ल्ड कप चल रहा है क्रिकेट में साउथ अफ्रीका में। तो ब्लमफेंटिन में कल मैच था भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, सुपर 6। वहाँ से टीमें प्रिलिमिनरीज खेल के आ गई हैं। अब सुपर 6 में 6 टीमें हैं। तो उसमें भारत का कल पहला मैच था न्यूजीलैंड से। तो न्यूजीलैंड को बहुत बुरी तरह भारत ने मात दिया। भारत 295 रन बनाया 8 विकेट पर, और न्यूजीलैंड 81 रन पर ऑल आउट हो गई। इसमें मुशीर खान भारत के बल्लेबाज, इन्होंने 131 रन बनाया 125 बॉल में। और ये मुशीर खान है कौन? उनके ब्रदर को अभी भारत के कल टीम में रखा गया है। वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है भारत के। क्या नाम है उनका? शहबाज खान। तो सरफराज खान, उनके ये छोटे भाई हैं मुशीर खान। तो ये दोनों भाई भारतीय टीम में, एक अंडर-19 में खेल रहे हैं और एक भारत के सीनियर टेस्ट टीम में उनको जगह दी गई है। तो ये स्पोर्ट्स फ्रंट पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। दूसरा न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है कि भारत की जो डेविस कप टेनिस की टीम पाकिस्तान गई है, वहाँ कैसे हो रहा है, या फिर भारत अगला टेस्ट मैच जो इंग्लैंड के साथ खेलेगा उसमें 4 स्पिनर के साथ खेलेगा, कैसे खेलेगा, ये सारी बातें हैं उसमें।
पायनियर न्यूज़पेपर, पायनियर लिखता है कि भारत पेज ट्रिब्यूट टू द फादर ऑफ द नेशन। पायनियर 30 जनवरी क्या है? 30 जनवरी भारत में शहीद दिवस, मार्टर्स डे मनाया जाता है। क्यों? कि उस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, तो उनकी याद में ये शहीद दिवस मनाया जाता है। तो कल पूरा देश उनको नमन कर रहा था, तो इस सिलसिले में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी राजघाट गए हुए थे होमेज देने के लिए। तो इस बारे में प्रमुखता से खबर छापी है पायनियर में। पायनियर इसी में एक खबर लिखता है कि कल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है हमारे एस जयशंकर, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गए हुए थे, कुछ लेक्चर डिलीवर करना था, वहाँ गए हुए थे। उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया कि नेबर्स नीड ईच अदर्स। पड़ोसी को हमेशा एक दूसरे की ज़रूरत होती है। ये नहीं है, आप घर में भी देखिए, घर के आसपास अपने मोहल्ले में देखिए, जो पड़ोसी किसी तरह की दिक्कत हुई तो सबसे पहले पड़ोसी दौड़ कर आते हैं, सबसे पहले उनको खबर होती है। तो उसी तरह देश के संदर्भ में भी है। तो भारत और मालदीव का जो रो चल रहा है ना, उस पर ये इनका स्टेटमेंट था एक तरह से इनडायरेक्टली, कि भाई पड़ोसी हैं तो भाई सबसे पहले पड़ोसी की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी चीज़ में, कि कोई आपदा हुई, विपदा हुई किसी भी चीज़ में। तो ये हमेशा भारत का भूटान हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, म्यांमार हुआ, तो ये सभी देश को आपस में एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसका फार रीचिंग इफेक्ट पड़ेगा कि कैसे नेबर्स के साथ डील किया जाए, कैसे उनसे रिश्ता बनाकर रखा जाए। कोई बड़े भाई या छोटे भाई की भूमिका नहीं होनी चाहिए उसमें। तो ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट है। अच्छा, जानते हैं कोरिया जो साउथ कोरिया है, वहाँ से बहुत सारे लोग अयोध्या आने वाले हैं राम लला का मंदिर देखने के लिए, ऐसा माना जा रहा है। तो इसके पीछे वजह क्या है? कोरियन पेनिनसुला भारत से कितनी दूर है? तो वहाँ का एक लीजेंड है कोरिया में कि वहाँ आज से 2000 साल पहले अयोध्या की एक राजकुमारी थी सूरी रत्ना, जो कि समुद्री रास्ते से वो कोरिया चली गई। अयोध्या की राजकुमारी 2000 साल पहले सूरी रत्ना, वो यहाँ से चली गई साउथ कोरिया, और कोरिया में जाकर वहाँ गया डायनेस्टी के जो संस्थापक थे किम सुरो, उनसे उन्होंने विवाह कर लिया। तो आज उनके जो वंशज हैं, माना जाता है कि उनका ननिहाल अयोध्या है। तो अभी जब ये प्राण प्रतिष्ठा चल रहा था ना, उस समय कोरिया में भी काफ़ी इंटरेस्ट से लोग देख रहे थे, वो अपने को रिलेट करते हैं अयोध्या से। तो ये माना जा रहा है कि कोरिया से काफ़ी लोग आएंगे अयोध्या विजिट करने के लिए राम मंदिर। इसी में पायनियर लिखता है एडिटोरियल पेज पर, मास्टर स्ट्रोक और हाराकिरी। अभी हम लोगों ने देखा कि 2-3 मास्टर स्ट्रोक और पॉलिटिकल हाराकिरी अभी 2-3 दिनों 4 दिनों में, या पिछले एक वीक समझिए, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ था पॉलिटिकल फ्रंट पर, कि बिहार में नीतीश कुमार ने कैसे अपना पाला बदला। उन्होंने इंडिया अलायंस को छोड़कर एनडीए के साथ हाथ मिलाया और फिर से मुख्यमंत्री 9वीं बार मुख्यमंत्री बने। तो पेपर लिखता है कि क्या ये उनका मास्टर स्ट्रोक है कि सत्ता में बने रहने के लिए, या अगला 2024 इलेक्शन होगा, या फिर एक साथ असेंबली इलेक्शन करवा के फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, या सेंटर में कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन होगा, या इनका पॉलिटिकल हाराकिरी है। हाराकिरी जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है सुसाइड करना। कहीं उनका ये सुसाइड मिशन तो नहीं हो जाएगा, कहीं उनका पॉलिटिकल कैरियर अंत तो नहीं हो जाएगा। 224 में जब जनरल इलेक्शन होगा लोकसभा का, उस समय बीजेपी का या एनडीए का क्या पावर स्ट्रक्चर रहेगा, कितनी सीट पर विजय होगा उनका, उसके बाद नीतीश कुमार का क्या फेट होगा, तो ये समय बताएगा। इसके बारे में एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा गया है। आजकल हम लोग ड्रोन्स देखते हैं, ड्रोन्स छोटे छोटे ड्रोन्स देखे फोटोग्राफी में भी यूज़ होते हैं। आजकल शादी ब्याह में जाइएगा तो छोटे छोटे कैमरे जो ड्रोन्स पर फिट होके पूरा वीडियो बनता है। ड्रोन्स अटैक अभी रेड सी गल्फ ऑफ एडन में हो रहा है, रशिया यूक्रेनियन वॉर में ड्रोन्स अटैक हो रहा है। लेकिन ड्रोन्स का पीसफुल यूज़ भी बहुत है। आजकल एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका काफ़ी यूज़ है। ड्रोन से आप सामान की डिलीवरी करते हैं, ड्रोन से फर्टिलाइजर स्प्रे कर सकते हैं, ड्रोन से पेस्टिसाइड स्प्रेड हो सकता है,
जोग्राफिकल मैपिंग हो सकती है, बहुत सारा उसके यूजेज है। तो पेपर लिखता है कि ड्रोन्स कैन रिवॉल्यूशनाइज एग्री सेक्टर इन इंडिया। इसमें क्या है कि एक ड्रोन जो एग्रीकल्चर सेक्टर में नॉर्मली यूज़ किया जाता है, जो कि एक मीडियम साइज का होगा, जिसमें फर्टिलाइजर स्प्रे किया जाए, पेस्टिसाइड स्प्रे किया जाए, जोग्राफिकल मैपिंग की जाए, सॉयल का क्या कंपोनेंट है वो देखा जाए, तो करीब करीब 15 लाख के आसपास खर्च आता है उस ड्रोन का। उसमें गवर्नमेंट 4 से 8 लाख सब्सिडी देती है। तो ये मैकेनाइज करने के लिए फार्म सेक्टर को और साइंटिफिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है ये। तो ये कह रहा है कि इन द लॉन्ग रन ये ड्रोन जो है ना एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवोल्यूशनाइज कर देगा। धीरे धीरे इसके प्राइसेस कम होंगे, गवर्नमेंट की सब्सिडीज बढ़ेगी और छोटे मोटे किसान भी इसको यूज़ करेंगे। तो मैन पावर का रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगा, मैकेनाइज्ड होगा, साइंटिफिक होगा। तो ये एक इकोनॉमिक फ्रंट पर एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट खबर पायनियर ने दी है। इंटरनेशनल फ्रंट पर पायनियर लिखता है कि मालदीव गवर्नमेंट अप्रोचेस सुप्रीम कोर्ट ओवर प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट बिड। अभी मालदीव में जो उथल पथल चल रही है, वहाँ पार्लियामेंट में मारपीट भी हुई। अभी वहाँ की अपोजिशन पार्टी जो एमडीपी है, उन लोगों ने प्रेसिडेंट के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का एक तरह से तैयारी की है। उनके पास 56 मेंबर है, जबकि 54 मेंबर अगर रहे हैं इम्पीचमेंट के लिए वहाँ, तो इम्पीचमेंट हो जाएगा प्रेसिडेंट मुइज्जू का, महाभियोग लग जाएगा। तो वहाँ का अपोजिशन पार्टी का ये कहना है कि भाई भारत से माफ़ी मांगिए, आप जो 3 कैबिनेट मिनिस्टर आप लोगों ने लिया है वो उसको अप्रूव नहीं कर रहे हैं, उनका रेटिफिकेशन नहीं हो रहा है, बहुत सारी बातें हैं। तो इस डर से, इसको प्रीएम्प्ट करने के डर से मुइज्जू की जो गवर्नमेंट है अभी ना, सुप्रीम कोर्ट मूव कर रही है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस को इतना आसान नहीं रखा जाए कि कभी भी कोई अपोजिशन पार्टी इम्पीचमेंट कर दे, उसका मोशन ले आए पार्लियामेंट में। तो आगे अब इसमें क्या होगा, क्या कोर्ट का डिसीजन होगा, ये देखने की बात है। तो एक इंपॉर्टेंट खबर है। बिजनेस लाइन लिखता है कोविन आरोग्य सेतु एप्स गेम चेंजर्स। ये बिजनेस लाइन का न्यूज़ है। अभी 2-3 साल पहले जो कोरोना चल रहा था, कोविड, तो उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि कोविन एक ऐप था जो कि मोबाइल पर, और आरोग्य सेतु बहुत पॉपुलर हुआ। उसके थ्रू गवर्नमेंट मॉनिटर करती थी कितने लोगों को वैक्सीनेशन हुआ, कितने लोग अफेक्टेड है, कितने लोग को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, बहुत सारी बातें थी उसमें, कितने लोगों का अभी सेकेंड वैक्सीनेशन ड्यू हो रहा है। आरोग्य सेतु ऐप, तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, इनका स्टेटमेंट आया है उनका इकोनॉमिक रिव्यू में कि ये दोनों ऐप जो था ना, कोविन और आरोग्य सेतु, ये गेम चेंजर साबित हुआ है। किस तरह से? तो फाइनेंशियल फ्रंट पर ये दोनों ऐप के चलते गवर्नमेंट को मॉनिटर करने में, कंट्रोल करने में कोविड को बहुत हेल्प हुआ। इसके चलते क्या हुई कि इकॉनमी बहुत जल्दी उस ट्रॉमा से बाहर आ गई और फिर वापस पटरी पर आ गई। दूसरे देशों को काफ़ी देर लगा पटरी पर आने में, लेकिन भारत में जो सक्सेस स्टोरी है ना कोविड के टाइम में, गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन का, ये सब, उसके पीछे इन 2 ऐप्स की बहुत बड़ा हाथ है मॉनिटर करने में। जब कोई चीज़ को आप मॉनिटर करेंगे तभी इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो ये गेम चेंजर साबित हुआ है भारत के इकोनॉमिक फ्रंट पर। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का ये स्टेटमेंट है। एक अच्छी खबर क्या है कि एयर ट्रैवल बैक टू प्री कोविड लेवल्स। पेपर आगे लिखता है कि एक न्यूज़ में कि कोविड के पहले, प्री कोविड टाइम में जो इतना एयर ट्रैवलिंग होती थी ना भारत में, अब उस लेवल पर वापस भारत में एयर ट्रैवलिंग हो रही है, उस लेवल पर वापस आ गया है। कोविड के टाइम में क्या था, सबसे ज़्यादा प्लेन, ट्रेन, ये सब में लोगों को ट्रैवल करने में दिक्कत थी, क्योंकि बहुत सट के बैठना पड़ता था। तो वो सब में काफ़ी लॉसेज हो रहे थे, काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो अब ये इंडिकेट कर रहा है कि जब उस लेवल पर आ गया, दैट मीन्स कि अब कोविड का डर लोगों से ख़त्म हो चुका है, अब इकॉनमी वापस पटरी पर आ गई, लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है, इकोनॉमिक टाइम्स वो लिखता है कि रेलवेज रिकॉर्ड हाईएस्ट 9 मंथ कैपेक्स। अभी देखिए, वंदे भारत ट्रेन चल रही है, आप लोगों ने
न्यूज़ में देखा होगा या पेपर्स में देखा होगा या टेलीविज़न कहीं भी देखा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में कितना बड़ा ब्रिज बन रहा है, कितना लंबा, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बन रहा है। तो कैपेक्स मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेलवे ने इस साल के 9 महीने में 1.96 लाख करोड़, करीब करीब 2 लाख करोड़ समझिए, का एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या हुआ? नया रेल लाइन बिछाना, इलेक्ट्रिफिकेशन, फिर ब्रिजेस बनना। तो ये इंडिकेट करता है कि रेलवे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो रेलवे का एक्सपेंशन होगा तो पूरी कंट्री की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है। माल ढुलाई बहुत आसान हो जाएगी, एक पॉइंट से दूसरे जगह जाना लोगों को बहुत आसान हो जाएगा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट खबर है, ये इंडिकेट कर रहा है कि रेलवे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और उसका इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ेगा पॉजिटिव। एयर ट्रैवल से रिलेटेड खबर है कि इकोनॉमिक टाइम्स भी देखता है कि मोर फर्स्ट टाइम टेकर्स टू स्काईज। आप में से बहुत लोग प्लेन पर अभी चढ़े होंगे या चढ़ने की इच्छा होगी, अभी तक नहीं चढ़े होंगे। तो ये पेपर लिखता है कि इस साल 3 करोड़ ऐसे ट्रैवलर्स थे एयर में जो कि पहली बार चढ़े हैं। मल्टीपल फ्लायर नहीं है, वो पहली बार चढ़े हैं। तो ये इंडिकेट क्या करता है कि लोगों के पास पर्सनल पैसे काफ़ी हो रहे हैं, पर्सनल इनकम ज़्यादा है, लोग शॉर्ट ट्रिप पे जाना पसंद कर रहे हैं, नए नए एयर रूट्स खुल रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। तो लोगों के पास अप्रोचेबल अब होते जा रहा है एयर ट्रैवल। तो ये अब जैसे अमेरिका है, यूरोप है, वहाँ बहुत ज़्यादा एयर ट्रैवलिंग होता है। छोटी छोटी बातों के लिए लोग एयर ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं। तो भारत अब उस दिशा में बढ़ रहा है और ये भारत का इकॉनमी बढ़ने का एक संकेत है कि भाई अब एयर ट्रैवल करना अब पहले वाली लग्जरी की बात नहीं है, अब नेसेसिटी भी होते जा रही है। लोग छोटे हॉलीडे में जाना पसंद कर रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, लोगों के पास छुट्टियों की कमी है, लोगों के पास इनकम ज़्यादा है, इसलिए ये चीज़ बढ़ रहा है। तो इस पर एक प्रमुखता से खबर छापी गई है। अच्छा, अब एक फूड फॉर थॉट आप लोगों के लिए। इजराइल और हमास वार कितने दिन से चल रहा है? करीब करीब 3 महीने हो रहे हैं। इजराइल तो एक स्टेट है, एक कंट्री है, वो उसके पास अपने रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमास 3 महीने से लड़ रहा है। तो उसके पास इतने आर्म्स कहाँ से आ रहे हैं? इसके बारे में सोचिए। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इजरायली इंटेलिजेंस का ये पजलिंग क्वेश्चन है कि भाई आखिर उनके पास इतना आर्म्स आ कहाँ से रहा है हमास के पास कि वो अभी तक इजराइल के साथ डटे हुए हैं। देखिए, कोई भी टेररिस्ट आउटफिट या कोई भी इस तरह का आतंकवादी संगठन फल फूल नहीं सकता है जब तक कि उसको ऊपर से दूसरे कंट्रीज का सपोर्ट नहीं हो। अलकायदा के साथ क्या हुआ हमने देखा, पहले उसी तरह तालिबान के साथ क्या हुआ, उन लोगों को भी स्टेट का सपोर्ट था, कहीं किसी न किसी देश का सपोर्ट था। तो हमास के साथ भी ऐसा है। तो अब कहाँ कहाँ से उनको हेल्प मिल रहा है, कहाँ से ये हो रहा है, इस पर आप लोग पढ़िए, ध्यान दीजिए, सोचिए। और ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो ये टेलीग्राफ ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है कि इजरायली एजेंसीज, वेयर डज हमास गेट्स इट्स आर्म्स? इजराइल भी इसके लिए पजल्ड है। तो इन्हीं बातों के साथ ये फूड फॉर थॉट आपको देते हुए चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।